आसमान ने आज जैसे धरती को डुबो देने की कसम खा रखी थी। सावन का महीना था, पर आज की बारिश में सावन की वो रिमझिम फुहारों वाली मिठास नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक गर्जना थी। काले, घने और डरावनी बादलों ने सूरज को दिन में ही निगल लिया था। बिजली कड़कती तो ऐसा लगता मानो आसमान के सीने में दरार पड़ गई हो और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। इसी गांव के एक सुदूर और सुनसान कोने में एक पीपल के पेड़ के नीचे भोला की छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी के भीतर घोर अंधकार था। भोला एक बेहद गरीब और कमजोर शरीर वाला मजदूर अपनी पत्नी सुधा के साथ चूल्हे के पास बैठा था। घर में गरीबी का ये आलम था कि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण भोला काम पर नहीं जा सका था और घर के कनस्तर में अब केवल एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा नमक ही बचा था। देख तो ये छत से पानी सीधा चूल्हे के पास टपक रहा है। वो जो पुरानी बोरी रखी है कोने में, उसे लाकर यहाँ बिछा दे। कहीं ये बची खुची सूखी लकड़ियाँ भी भीग गईं, तो रात को अगर ठंड बढ़ी तो हम आग भी नहीं ताप सकेंगे। आप फिक्र मत कीजिए जी, मैंने लकड़ियों को पुरानी टीन के चादर के नीचे रख दिया है, वो नहीं भीगेंगे। बस मुझे इस बात की चिंता है कि अगर कल भी बारिश नहीं रुकी तो आपका पेट कैसे भरूंगी। रास्ते में जो जितना आटा था उसकी सिर्फ 2 ही रोटियां बनेगी। मैंने वो आपके लिए गूंद कर रख दिया है। फिर वही बात ले बैठी। मैंने कहा ना, मैं आधा पेट खाकर सो जाऊंगा या पानी पीकर सो रहूंगा। आधी रोटी तू खाएगी। जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं अपनी जीवन संगिनी को भूखा सुलाकर खुद चैन की नींद नहीं सो सकता। आंखों में आंसू तैर गए, पर अंधेरे में भोला उन्हें देख नहीं पाया। गरीबी ने उनके शरीर का मांस तो नोच लिया था, लेकिन उनके बीच के प्रेम और समर्पण को और भी मजबूत कर दिया था। दोनों अपनी इस छोटी सी दुनिया के दुखों को बांट ही रहे थे कि अचानक झोपड़ी के बाहर से एक भारी और अजीब सी आवाज आई। कोई कीचड़ में भारी कदमों से चल रहा था। रात गए इस प्रलय जैसी बारिश में कौन हो सकता है? सुधा, तू यहीं बैठ, मैं देखता हूँ। ते हाथों से दरवाजे की चिटकनी खोली। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। भोला ने आंखें सिकोड़ कर देखा और चौंक पड़ा। ये रमेश था। रमेश भोला के पिता के दूर के चचेरे भाई का बेटा। रमेश शहर का एक बहुत बड़ा और अमीर व्यापारी था। उसका इस गरीब की झोपड़ी में आना किसी अजूबे से कम नहीं था। रमेश बाबू, आप यहाँ इस वक्त इस तूफान में? आइए, जल्दी अंदर आ जाइए। बाहर तो कहर बरस रहा है। यह कैसा गांव है तुम्हारा, और यह कैसा रास्ता है तुम्हारे गांव में? मेरी गाड़ी तो उस पक्की सड़क से नीचे उतरते ही कीचड़ में फंस गई। मैंने सोचा कि आज रात किसी के घर रुक जाऊं, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा। मेरा फोन का नेटवर्क भी नहीं है। तुम्हारी इस टूटी झोपड़ी को देखकर मैं समझ गया था कि तुम यहाँ ही रहते होगे। लेकिन उसकी नजरें उस गरीब झोपड़ी का मुआयना ऐसे कर रही थीं जैसे कोई राजा किसी कूड़ेदान को देख रहा हो। उसे बारिश से तो राहत मिली, पर झोपड़ी की सीलन भरी बदबू, टपकती छत और फटे हुए कपड़े पहने भोला और सुधा को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी सिकुड़न आ गई। उसे इस बात का बहुत घमंड था कि वो शहर का एक रईस आदमी है और आज मजबूरी में उसे इस भिखारियों जैसी जगह पर कदम रखना पड़ा है। तुम्हारे पास बैठने के लिए कोई ढंग की कुर्सी है या मुझे इस गीली जमीन पर ही खड़ा होना होगा? मेरे कपड़े देख रहे हो कितने महंगे हैं, सब इस बारिश में खराब हो रहे हैं। मुझे कोई जल्दी से साफ तौलिया दो और मेरे बैठने का इंतजाम करो। बाबूजी, तौलिया तो हमारे पास नहीं है। ये मेरी धुली हुई साफ साड़ी है, आप इससे अपना सर पोंछ लीजिए। और कुर्सी तो हमारे घर में कभी थी ही नहीं, आप इस चारपाई पर बैठ जाइए।
लापरवाही से अपना सिर पोंछा और उस टूटी हुई चारपाई पर बैठ गया, जो उसके बैठते ही चरमरा उठी। रमेश ने एक गहरी सांस ली और झोपड़ी की टपकती छत को देखकर मुंह बनाया। भोला और सुधा वहीं जमीन पर एक कोने में खड़े रहे, मानो कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। आज हमारे भाग्य खुल गए, जो आप जैसे बड़े आदमी हमारे इस गरीब खाने में पधारे। अतिथि देवो भव, भगवान ने खुद आपको हमारे दरवाजे पर भेजा है। सुधा, तुम खड़ी क्यों है? जल्दी से बाबूजी के लिए आग जला, इन्हें बहुत ठंड लग रही होगी। और हाँ बाबूजी, आपने रात का खाना खाया है क्या? खाना कहाँ से खाता? शाम को शहर से निकला था और रास्ते में यह मनुष्य तूफान आ गया। भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हमारे पास कुछ खाने को और तो लाओ। मुझे पता है तुम्हारे पास क्या ही होगा, सूखी रोटी और पानी, पर जो भी है जल्दी लाओ, मेरी तो किस्मत ही खराब है आज। रमेश की कड़वी बातों ने भोला के दिल को ठेस तो पहुंचाई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। उसके लिए अतिथि भगवान का रूप था। भोला ने सुधा की ओर देखा। आंखों ही आंखों में एक मूक संवाद हुआ। घर में जो आखिरी मुट्ठी भर आटा था, जो भोला और सुधा के अगले दिन के जीने का सहारा था, आज वो इस मेहमान के नाम होने वाला था। सुधा ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने सूखी लकड़ियां निकाली और चूल्हा जलाया। उसने बहुत प्यार से आटा गूंथा और 2 रोटियां बनाई। घर में कोई सब्जी नहीं थी, दाल का तो नामो निशान नहीं था। उसने एक प्याज काटा, थोड़ा सा सूखा नमक लिया और एक कांसे की पुरानी पर बिल्कुल साफ थाली में वो दोनों रोटियां, प्याज और नमक रखकर रमेश के सामने पेश कर दिया। बाबूजी, हमारी इस गरीब कुटिया में आज बस इतना ही है। बारिश की वजह से ये काम पर नहीं जा सके। आप इस भगवान के प्रसाद समझकर ग्रहण कर लीजिए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके रुतबे के हिसाब से कुछ अच्छा नहीं परोस पाई। रमेश ने थाली की ओर देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि वो थाली फेंक दे। शहर में जो इंसान चांदी के बर्तनों में खाता था, आज उसके सामने सूखी रोटी और नमक रखा था। पर भूख इतनी प्रचंड थी कि उसका अहंकार हार गया। उसने एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रखा। रोटी कितना कड़क है बोला। शहर में हमारे कुत्ते भी इससे नरम रोटी खाते हैं, पर क्या करूं, जान बचाने के लिए यह पत्थर भी निगलना ही पड़ेगा। रमेश वो दोनों रोटियां खा गया। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा, एक बार भी पलट कर नहीं पूछा कि भोला, तुम दोनों ने कुछ खाया या नहीं। भूख मिटने के बाद उसने जमीन पर रखे मटके से 1 लोटा पानी पिया और चारपाई पर पसर गया। गहरी हो चुकी थी। बारिश का कहर कम होने के बजाय और बढ़ गया था। झोपड़ी में कड़ाके की ठंड घुस आई थी। रमेश शहर का आदमी था। वो इस हाड़ कपा देने वाली ठंड का आदि नहीं था। वो चारपाई पर सिकुड़कर कांपने लगा। मर गए क्या? यहाँ कुछ ओढ़ने के लिए है या मुझे इस ठंड में मार डालने का इरादा है? कैसे मनुष्य का है या? भोला तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसके पास एक ही रजाई थी। नहीं, रजाई कहना भी गलत होगा। वो फटे पुराने कपड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाई गई एक गद्दी थी, जिसे सुधा ने बड़ी मेहनत से सिला था। वही एक गद्दी उनकी रातों का इकलौता सहारा थी। भोला ने बिना एक पल गवाए उस गद्दी को उठाया और रमेश को उड़ा दिया। बाबूजी, बस यही एक गद्दी को अपने सीने तक खींचा। उसमें से धुएं और मिट्टी की महक आ रही थी, पर उस वक्त वो महक भी उसे किसी जन्नत की खुशबू जैसी लगी, क्योंकि उस गद्दी ने वास्तव में उसे ठंड से बचा लिया था। कुछ ही देर में थकावट और पेट भरने के कारण रमेश गहरी नींद में सो गया। पर भोला और सुधा, वे दोनों जमीन पर बुझते हुए चूल्हे की राख के पास सिकुड़ कर बैठ गए। बाहर तूफान था और अंदर तेज हवाओं का कब्जा। दोनों के पेट पूरी तरह खाली थे। भूख और ठंड, ये 2 ऐसे दुश्मन हैं जो अगर एक साथ इंसान पर हमला करें तो अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। रात के शायद 2 या 3 बजे होंगे।
रमेश की नींद अचानक खुली। शायद उसे पानी पीना था। झोपड़ी में घुप अंधेरा था। बाहर बारिश अभी भी बरस रही थी। रमेश ने उठने के लिए करवट ली, तभी उसके कानों में कुछ फुसफुसाहट की आवाजें पड़ी। वो आवाजें भोला और सुधा की थी। रमेश चुपचाप पड़ा रहा और उनकी बातें सुनने लगा। सुधा, तुम बहुत कांप रही है पगली। ये ले, मेरी ये कमीज उतार कर अपने ऊपर डाल ले, मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही है। नहीं जी, अगर आप कमीज उतार देंगी तो सुबह तक कैसे रहेंगे? आप मेरे पास खिसक कर बैठ जाइए। मुझे ठंड से ज़्यादा भूख लग रही है जी, पेट में जैसे चाकू चल रहा हो। मेहमान के लिए दिए गए अन्न पर कभी पछतावा नहीं करते। वो हमारे घर आए हैं, कितने बड़े आदमी हैं, पर भगवान ने आज हमें मौका दिया कि हम उनकी सेवा कर सकें। हमारे पास जो था हमने दे दिया। क्या हुआ अगर हम आज रात भूखे रहे? कल सुबह मैं किसी भी तरह मजदूरी पर जाऊंगा और तेरे लिए अनाज लाऊंगा। तू बस ये सोच कि रमेश बाबू को ठंड नहीं लग रही है ना, वो चैन से सो रहे हैं ना, बस हमारी तपस्या सफल हो गई। तो रो मत सुधा, भगवान सब देख रहा है। मैं पछतावा नहीं हो रही हूँ जी, मुझे तो खुशी है कि हमारे आखिरी निवाला किसी के काम आ गया। मैं तो बस आपके हालात देखकर रो रही हूँ। आप कितने कमज़ोर हो गए हैं। लाइए अपना सर मेरे कंधे पर रख दीजिए, बस जल्दी से सुबह हो जाए। चारपाई पर लेटा ये सब सुन रहा था, उसके शरीर में मानो बिजली दौड़ गई। उसका दिल जो अहंकार, पैसे और घमंड की मोटी परतों से ढका हुआ था, वो परतें एक ही झटके में टूटकर बिखर गई। वो सन्न रह गया। क्या कहा इसने? और 2 रोटियां, वो इनका आखिरी खाना था और इन्होंने खुद को भूखे रखकर वो मुझे खिला दिया। और यह गद्दी, इनके बिना ये दोनों इस भारी बारिश में मरने की कगार पर पहुंच गए हैं और मैंने इसे बदले में क्या दिया? गालियां और ताने। रमेश को अचानक उस गद्दी की गर्माहट आग की तरह महसूस होने लगी। वो गर्माहट गद्दी की नहीं थी, वो उन 2 भूखे कांपते हुए गरीब इंसानों के निस्वार्थ प्रेम की गर्माहट थी, जिसे रमेश ओढ़कर सोया था। उसे अपनी 2 करोड़ की गाड़ी, अपना आलीशान बंगला और अपना बैंक बैलेंस सब मिट्टी के ढेले से भी सस्ते लगने लगे। उसे महसूस हुआ कि असल में गरीब भोला नहीं, बल्कि वो खुद है। भोला के पास इतना बड़ा दिल था, उसने अपना आखिरी निवाला एक ऐसे इंसान को दे दिया जिसने उसे सिर्फ दुत्कारा। और रमेश के पास दुनिया भर का पैसा था, पर उसका दिल एक पत्थर से भी ज्यादा कठोर और खाली था। रमेश की आंखों से आंसुओं की धारा। वो रात भर सो नहीं सका। वो बस उस चारपाई पर रोता रहा। आखिरकार वो लंबी और भयानक रात बीत गई। भोर की पहली किरण के साथ ही बारिश थम गई। आसमान साफ होने लगा था। पक्षियों की चहचहाहट ने जैसे एक नई सुबह का ऐलान किया। भोला और सुधा, जो रात भर ठंड और भूख से लड़ते लड़ते चूल्हे के पास ही एक दूसरे से सटकर सो गए थे, की आंख खुली। भोला हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि चारपाई खाली थी। रमेश वहाँ नहीं था। उठ जल्दी, रमेश बाबू कहाँ गए? कहीं उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कहीं वो बिना बताए तो नहीं चले गए? तभी झोपड़ी का दरवाजा खुला। रमेश अंदर आया। वो पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर कल वाला अहंकार नहीं था। उसकी आंखें रोने के कारण लाल थीं, पर उन आंखों में अब भोला के लिए जो इज्जत थी, वो किसी मंदिर के देवता के लिए होने वाली श्रद्धा के समान थी। उसके हाथ में कई सारी थैली थी, जिनमें ताजा फल, मिठाइयाँ, आटा, दाल और गर्म कपड़े थी। बोलो भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। पैसे के नशे ने मुझे इंसान ही नहीं रहने दिया था। मैंने कल रात तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुमने मुझे अपना आखिरी निवाला खिला दिया, अपनी इकलौती गद्दी मुझे उड़ा दी और खुद रात भर मौत के मुंह में बैठे रहे। और बदले में तुमने मेरे लिए भगवान से, तुम इंसान नहीं, तुम दोनों साक्षात भगवान हो। बोलो। अरे बाबूजी, ये आप हमारे मेहमान हैं, हमसे बड़े हैं। हम गरीबों से माफी मांगकर हमें पाप का भागी मत बनाइए। हमने कुछ नहीं किया बाबूजी, ये तो हमारा धर्म था। नहीं मेरे भाई, तुमने मुझे वो धर्म सिखाया है जो कोई किताब, कोई मंदिर नहीं सिखा पाया। तुम्हारी उस सूखी रोटी में जो स्वाद और प्यार था, वो दुनिया के किसी महंगे पकवान में नहीं। तुम्हारी उस फटी हुई गद्दी ने मुझे जो गर्माहट दी, वो मेरे महंगे कोट भी नहीं दे सकते थे।
भोला और भाभी जी, आप लोग मेरे साथ शहर चलोगे? वहाँ मैंने एक नई फैक्ट्री खोली है जहाँ मुझे नए और ईमानदार कर्मचारियों की जरूरत है। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम गांव के लोग अनपढ़ गंवार। कोई गवार नहीं भाभी जी, सबसे पढ़े लिखे तो आप लोग हो जिन्होंने इंसानियत की पढ़ाई पूरी की है। अब कोई बहस नहीं, आप लोग आज ही मेरे साथ मेरे शहर चलोगे। पर जब रमेश की गाड़ी वापस शहर की तरफ मुड़ी तो उस गाड़ी में सिर्फ 3 लोग नहीं बैठे थे, बल्कि उस गाड़ी में अहंकार हार चुका था और इंसानियत की जीत हुई थी। भोला और सुधा ने अपनी निस्वार्थ सेवा और सच्चे हृदय से केवल एक रात में ही उस अमीर आदमी की पूरी दुनिया बदल दी थी। ये कहानी हमें सिखाती है, जीवन में असली दौलत बैंक में रखे कागज के टुकड़े नहीं है। आपकी हैसियत इस बात से नहीं मापी जाती कि आपने कितना इकट्ठा किया है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप दूसरों के लिए कितना त्याग कर सकते हैं।